गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लैंथेनाइड्स की प्राप्ति और उनके पृथक्करण के बारे में। तो देखिए, ये जो अपन लैंथेनाइड्स को अपन ने कहा था दुर्लभ मृदा धातु के शुरू में ये जो तत्व थे ऑक्साइड्स के रूप में मृदा में मिलते थे, इसलिए इनको अपन ने बोला था दुर्लभ मृदा धातु। ठीक है, आगे देखिए अपन ने बात प्रोमिथियम, ये जो होता है ये मैन मेड है। इसके अलावा जितने भी लैंथेनाइड होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। प्रोमिथियम एक बीटा उत्सर्जक रेडियोधर्मी होता है। बीटा उत्सर्जक रेडियोधर्मी तत्व है जिसकी अर्ध आयु होती है 2.64 वर्ष। क्लियर? यह नाभिकों के यूरेनियम 238 के विखंडन से उत्पन्न होता है और आयन एक्सचेंज विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। क्लियर? बाकी जो लैंथेनाइड होते हैं वो नेचर में मिलते हैं। लैंथेनाइड का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है मोनोजाइट। क्लियर? ध्यान रखेंगे। जो थोरियम, लैंथेनम, इट्रियम तथा लैंथेनाइडों का मिश्रित फॉस्फेट होता है, इसके दूसरे प्रमुख जो अयस्क होते हैं वो है जीनोटाइम, बेसनेसाइट आदि। जीनोटाइम में लैंथेनाइड और थोरियम ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में होते हैं, जबकि बेसनेसाइट दुर्लभ मृदा फ्लोराइड कार्बोनेट्स होते हैं। अब देखिए इनका अपन पृथक्करण कैसे करेंगे। देखिए, अयस्क है, अयस्क का बाद में क्या किया जाएगा? सांद्रण। सांद्रण करने के बाद, सांद्रण दो तरीके से करने के बाद खनिज का करेंगे भंजन। अब लैंथेनाइडों का किया जाएगा पृथक्करण। देखिए, इनका पृथक्करण करने का जो है वो दो विधियां हैं, एक है रूढ़ विधि और एक है आधुनिक विधि। सबसे पहले मैं बात करती हूँ रूढ़ विधियों की। रूढ़ विधियां, इसमें पहली है प्रभाजी क्रिस्टलन विधि। देखिए, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, प्रभाजी क्रिस्टलन विधि, यह विधि इस पर आधारित है कि लवणों की विलेयता में अंतर होता है, तो अगर उनका आप क्रिस्टलन करवाएंगे तो उनका क्रिस्टलन भिन्न भिन्न समय पर होगा। जिसकी विलेयता कम, लिख देती हूं, जिसकी विलेयता कम होगी उसका क्रिस्टलन पहले होगा। क्लियर? लैंथेनाइड के लवणों की विलेयता लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटती है। लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक इनकी विलेयता घटती है। इसीलिए सबसे पहले बोलो जो ल्यूटेशियम होगा उसके क्रिस्टलन बनेंगे। क्लियर? दूसरा देखिए, इसी का है प्रभाजी अवक्षेपण। ये था क्रिस्टलन, ये है अवक्षेपण। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, देखिए इसमें क्या होता है कि लैंथेनाइड लवणों के विलयन में यदि कोई अवक्षेपक की मात्रा डाल दी जाए तो वही लैंथेनाइड अवक्षेपित होंगे जिनके विलेयता गुणनफल के मान कम होंगे। क्लियर? लैंथेनाइड लवणों के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन अगर डालें तो सबसे दुर्बल क्षार, जो बोलो कौन होता है? ल्यूटेशियम, सबसे पहले अवक्षेपित होगा और सबसे प्रबल क्षार लैंथेनम सबसे बाद में अवक्षेपित होगा। अपन ने कहा इसकी विलेयता सबसे कम है, इसलिए इसका प्रेसिपिटेशन सबसे कम बनेगा। ये सबसे पहले अवक्षेपित होगा, उसके बाद में बोलो कौन होगा? लैंथेनम। ठीक है। तीसरा जो है वो है प्रभाजी ऊष्मीय विघटन। ऊष्मीय विघटन करना है। देखिए, लैंथेनाइड के ऑक्सी लवण, उदाहरण के लिए नाइट्रेट, सल्फेट आदि गर्म करने पर विघटित होकर के ऑक्साइड बनाते हैं और प्रत्येक लैंथेनाइड के लिए ये ताप भिन्न भिन्न होता है। जिस पर उसका ऑक्सी लवण विघटित होगा वो ताप अलग अलग होता है और ये ताप
लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटता जाता है। क्लियर? इस विधि के द्वारा भी इन लैंथेनाइड्स को अपन विघटित कर सकते हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो है संयोजकता परिवर्तन। इसको आप देखें, अपन को पता है लैंथेनाइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितनी होती है, +3, लेकिन सीरियम किसने शो करेगा, +4। ऐसे अगर मैं बात करूं इटर्बियम की तो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में जो आयन होंगे उनके गुण भी क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न, और भिन्न भिन्न होने की वजह से उनका पृथक्करण आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि लैंथेनाइड मिश्रण को क्षारीय परमैंगनेट या ब्रोमेट विलयन के साथ ऑक्सीकृत करवाया जाएगा तो सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा, और सीरियम +4 पर सीरियम 3+ की तुलना में आवेश अधिक होता है। इसके कारण इसका आकार छोटा हो जाएगा और क्षारीय गुण कम हो जाएंगे। क्षारीय गुण कम होने की वजह से यह सीरियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा, जबकि अन्य लैंथेनाइड्स विलयन में रहेंगे। तो संयोजकता परिवर्तन के द्वारा भी आप देख रहे हो अपन इनका पृथक्करण कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संयोजकता जब होगी तो उनके गुण भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर? ये तो थी इनको रूढ़ विधियां इनके पृथक्करण की। अब मैं बात करती हूँ आधुनिक विधियों की, और इन विधियों को आप लोग बुक से पढ़ लेंगे। देखिए, आधुनिक विधि, ये मैंने रूढ़ विधियों की बात की। अब मैं बात करती हूँ आधुनिक विधि, और सबसे पहली जो विधि है वो है आयन एक्सचेंज, आयन विनिमय विधि। देखिए, आयन एक्सचेंज जैसे नाम से पता पड़ रहा है आयन एक्सचेंज होंगे। क्लियर? अब देखिए इस विधि में क्या होता है, लैंथेनाइड पृथक्करण की ये सबसे और शुद्धिकरण की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावी और सबसे तीव्र गति से संपन्न होने वाली विधि है। इस विधि में एक स्तंभ लिया जाता है जिसमें संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन भरा होता है। एक स्तंभ लेंगे, इस स्तंभ में अपन किसको भर देंगे, संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन को। इस रेजिन में COOH या SO3H प्रकार का कोई भी अम्लीय ग्रुप होगा। क्लियर? इसमें अम्लीय ग्रुप होगा। जब लैंथेनाइड आयन को इस विलयन में से प्रवाहित करेंगे, अब इसमें से किसको प्रवाहित करेंगे, लैंथेनाइड आयन को इस रेज स्तंभ में प्रवाहित करेंगे तो लैंथेनाइड आयन अम्लीय समूह के हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित करके रेजिन के साथ जुड़ जाते हैं। और अभिक्रिया देखें, जब इसमें अपन रेजिन डालेंगे तो ये रेजिन में चूंकि एसिडिक ग्रुप है COH या SO3H, इसके हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा लैंथेनाइड, और खुद इसके साथ में आके एक बोलो क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्लियर? इनको इसने कर दिया विस्थापित। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? देखिए, आयन विनिमय विधि में अपन ने क्या किया, संश्लेषित एक स्तंभ लिया जिसमें अपन ने संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन को भर दिया। इस रेजिन में कोई COH या SO3H अम्लीय ग्रुप होता है। जब लैंथेनाइड आयन को इसमें से प्रवाहित करते हैं तो ये रेजिन के हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित कर देते हैं और खुद उनके साथ में जुड़ जाते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, स्तंभ में से हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उनको जल के द्वारा धोकर के साफ कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। अब इस स्तंभ में साइट्रिक अम्ल, इसमें अपन डालेंगे साइट्रिक अम्ल व अमोनियम साइट्रेट का बफर सॉल्यूशन। जब आप इसमें बफर सॉल्यूशन डालेंगे तो लैंथेनाइड आयन रेजिन से मुक्त हो जाएंगे, जो रेजिन के साथ जुड़े थे ये डालते ही यहां से क्या हो जाएंगे, मुक्त, और मुक्त होकर के लैंथेनाइड आयन किसके साथ में बैठ जाएंगे, साइट्रेट के साथ में। क्लियर? ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपने बफर सॉल्यूशन डाला यहाँ पे स्तंभ में, तो पहले से रेजिन के साथ जुड़े हुए थे लैंथेनाइड,
ये फ्री हो जाएंगे और किसके साथ में जुड़ जाएंगे, लैंथेनाइड के साथ, सॉरी साइट्रेट के साथ में, और रेजिन क्या हो जाएगा, फ्री। क्लियर। अब देखिए जब ये साइट्रेट विलयन स्तंभ में नीचे उतरता है तो उसके साथ लैंथेनाइड आयन भी साइट्रेट संकुल के रूप में नीचे उतर जाते हैं, और इस प्रक्रिया को जब कई बार दोहराया जाता है तो लैंथेनाइड आयन स्तंभ के रूप में नीचे आ जाते हैं, सॉरी स्तंभ में नीचे आ जाते हैं, रूप में नहीं। अब देखिए कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये भी अपन देख लेते हैं। लैंथेनाइड चूंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसकी साइज छोटी होती है, तो ये साइट्रेट के साथ प्रबल संकुल बनाएगा। और अपन को पता है लैंथेनम से जब आप ल्यूटेशियम की तरफ जाते हो तो साइज का मान घटता है, तो लैंथेनम की साइज है बड़ी और ल्यूटेशियम की साइज है छोटी, और छोटी साइज होने की वजह से ये ल्यूटेशियम साइट्रेट के साथ में प्रबल संकुल बनाएगा, जबकि लैंथेनम की साइज बड़ी होने की वजह से ये कैसा संकुल बनाएगा, दुर्बल। इसीलिए प्रबल संकुल जो होंगे, जो ल्यूटेशियम के साथ बनेगा साइट्रेट का, वो शीघ्रता से विलयन में आ जाएंगे, जबकि दुर्बल संकुल अधिक देर तक किससे जुड़े रहेंगे, रेजिन के साथ। तो पहले छोटे व भारी लैंथेनाइड संकुल साइट्रेट विलयन के साथ निकलेंगे और बाद में बड़े। तो पहले कौन निकलेगा, ल्यूटेशियम, सबसे बाद में कौन निकलेगा, लैंथेनम। तो ध्यान रखेंगे आयन एक्सचेंज मेथड। आयन विनिमय विधि में देखिए अपन ने क्या किया, एक स्तंभ लिया, इसमें संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन भर दिया, जिसमें कोई एसिडिक ग्रुप होता है COH या SO3H। जब इसमें आप लैंथेनाइड आयन प्रवाहित करते हो तो ये इस रेजिन के हाइड्रोजन आयनों को रिप्लेस कर देते हैं, खुद रेजिन के साथ जुड़ जाते हैं। फिर आप इसमें साइट्रिक अम्ल और अमोनियम साइट्रेट का बफर सॉल्यूशन डालते हैं, तो लैंथेनाइड रेजिन को फ्री कर देते हैं और खुद किसके साथ में जुड़ जाते हैं, साइट्रेट के साथ। अब चूंकि ये लैंथेनाइड जो होता है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इस साइट्रेट के साथ में संकुल बनाएंगे, जिसकी साइज जितनी छोटी होगी वो उतना ही प्रबल संकुल बनाएगा और वो स्तंभ में उतनी ही जल्दी नीचे आएगा, और फिर उनको धीरे धीरे क्या कर लेंगे, पृथक। तो सबसे पहले कौन पृथक हो जाएगा, ल्यूटेशियम, उसके बाद में कौन होगा, लैंथेनम। क्लियर। ये है आयन विनिमय विधि। अब बात करती हूँ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, विलायक निष्कर्षण विधि। दूसरी जो विधि है अपनी वो है विलायक निष्कर्षण विधि। देखिए जब लैंथेनाइड आयनों के सांद्र HNO3 विलयन को किसी कार्बनिक विलायक जैसे ट्राइब्यूटिल फॉस्फेट के साथ मिलाकर हिलाया जाता है, तो कार्बनिक विलायकों में सब आयनों की भिन्न भिन्न विलेयता के कारण कुछ आयन शीघ्रता से विलय होकर के क्या हो जाते हैं, पृथक। इस प्रकार विलायक निष्कर्षण विधि सुविधाजनक और कम परिश्रम वाली होती है। इस विधि की सहायता से गैडोलीनियम को किलोग्राम के परिणामों में भी प्राप्त किया जा चुका है। ट्राइब्यूटिल फॉस्फेट की तुलना में 2-डाई-2-इथाइल हेक्साइल फॉस्फोरिक एसिड अधिक उपयुक्त कार्बनिक विलायक है। क्लियर। तीसरा देखें, तीसरी जो विधि है वो है क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी विधि। पेपर क्रोमेटोग्राफी देखिए लैंथेनाइड का जो पृथक्करण होता है वो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा होता है। इसके लिए निम्न पेपर और विलायकों को उपयोग में लेते हैं। एक तो है 0.1 मोलर सॉल्यूशन है 2-एथिल हेक्सिल ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में भीगा हुआ पेपर और 1 मोलर HCl विलायक। वॉटमैन सेलुलोज पेपर 3 मोलर HNO3 80% मैथिल अल्कोहल विलायक। आगे देखें, एक है इसी में गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में 2,2,6,6 टेट्रा इथाइल 3,5
हेप्टेन डाइऑन के साथ लैंथेनाइड का संकुल बनता है जो पर्याप्त स्थायी होता है और बेंजीन में वाष्पशील होता है। भिन्न भिन्न लैंथेनाइड के संकुलों की वाष्पशीलता भिन्न भिन्न होती है, अतः गैस क्रोमेटोग्राफी के आधार पर इनको आसानी से पृथक किया जा सकता है। और चौथी जो विधि है वो देखिए, इसी में देखिए, एक तो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी काम में लेंगे, एक गैस क्रोमेटोग्राफी काम में लेंगे, और एक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में डेनियल ने इस विधि के प्रयोग से समेरियम, यूरोपियम और गैडोलियम और टर्बियम को पृथक किया है। सिलिका जेल को थिन लेयर के लिए प्रयुक्त किया है और दुर्लभ मृदा धातु को ज्ञात करने के लिए अल्प मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थों का क्या किया जाता है, उपयोग। ठीक है, एक जो है वो है इसी में A, B, C और D है संकुल फॉर्मेशन, संकुल निर्माण। देखिए, लैंथेनाइड जो होते हैं वो EDTA एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA के साथ में संकुल बनाते हैं जो जल में विलयशील होते हैं, लेकिन सबका स्थायित्व समान नहीं होता है। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ इनका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। इसके आधार पे भी इनका पृथक्करण किया जा सकता है। क्लियर? तो ये कुछ विधियां हैं जिनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।